कैसे हैं दोस्तों। मिस्र फतेह करने के बाद नेपोलियन का एक ख्वाब था और वो ख्वाब ये था कि वो रेड सी और मेडिटेरियन सी को नहर स्वेज खोद कर मिलाना चाहते थे, जो कि उनकी जिंदगी में तो ये नहीं हो पाया। लेकिन 60 साल बाद ये नहर खोदकर स्वेज कैनाल के जरिए मेडिटेरियन सी और रेड सी को मिला दिया गया। सन 1805 में नेपोलियन बोनापार्ट ने मिस्र में शिकस्त के बाद एक बहरी बेड़ा तैयार किया अपना वर्ल्ड ऑर्डर कायम करने के लिए, लेकिन बर्तानिया ने इसे भी जंग करके तहस नहस कर दिया, जिससे फ्रांस की बहरी ताकत तकरीबन खत्म हो गई थी और उनका वर्ल्ड ऑर्डर कायम करने का ख्वाब चकनाचूर हो गया था। लेकिन दोस्तों, नेपोलियन का अपना वर्ल्ड ऑर्डर कायम करने का जुनून मिस्र और बाकी शिकस्तों से खत्म नहीं हुआ। फ्रांस के मशरिक में पूरा यूरोप फतेह के लिए खुला पड़ा था। इन फतोहात के लिए किसी बहरी बेड़े की अब जरूरत भी नहीं थी, हर जगह जमीनी रास्ते से पहुंचा जा सकता था। चुनांचे नेपोलियन ने समझ लिया था कि अगर न्यू वर्ल्ड ऑर्डर लाना है तो इसका रास्ता पानी से ना सही, मिस्र से ना सही, यूरोप से निकलेगा। चुनांचे उन्होंने यूरोप को ही फतेह करने का फैसला कर लिया। फ्रांस के हमसाये में ऑस्ट्रेलियन एम्पायर मौजूद थी, जो कि यूरोप की एक बहुत बड़ी ताकत हुआ करती थी। नेपोलियन बोनापार्ट, जो कि अब शहंशाह फ्रांस बन चुके थे, उन्होंने अब ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मुहाज खोल दिया। फिर एक ऐसी जंगी मुहिम स्टार्ट हुई दोस्तों, जिससे फ्रांसीसी शहंशाह को रूस के दरवाजों तक ले गई और जिसने फ्रांस को सबसे बड़ी यूरोप की ताकत वाकई बना दिया। 19वीं सदी में यूरोप कई बड़ी ताकतों में तकसीम था। बर्तानिया, फ्रांस, जर्मनी रियासत, रशिया, ऑस्ट्रिया हंगरी, ऑटोमन एम्पायर और रूस यूरोप की बड़ी बड़ी ताकत थी। फ्रांस में इनकलाब के बाद से यूरोपीय ताकत ने फ्रांस पर जंग मुसल्लत कर रखी थी। फ्रांस के खिलाफ यूरोपीय इत्तेहाद बनते बिगड़ते रहते थे। 1804 में नेपोलियन जब फ्रांस के शहंशाह बने तो उनकी नजरें यूरोप की जिन इलाकों पर थीं, उनमें इटली, जर्मनी, प्रोशिया और पोलैंड के कई हिस्से शामिल थे। इटली और जर्मनी में तो कुछ इलाके उन्होंने फतेह कर भी लिए थे, लेकिन बाकी इलाकों के लिए उन्हें प्रोशिया और ऑस्ट्रिया से जंग करना थी, क्योंकि ये इलाके ज्यादातर इन्हीं दो एम्पायर के कंट्रोल में थे। खास तौर पर ऑस्ट्रिया जर्मनी के ज्यादा इलाकों को कंट्रोल करता था। ये इलाके माजी में होली रोमन एम्पायर का हिस्सा रहे थे, इसीलिए ऑस्ट्रेलिया के हुक्मरान फ्रांसिस्को II होली रोमन कहलाते थे। इन्हें रूस और बर्तानिया की फौजी मदद भी हासिल थी। इन तीनों ममालिक ने मिलकर एक नया इत्तेहाद बना लिया था, यानी ऑस्ट्रेलिया, बर्तानिया और रूस ने। इनमें फिर यूरोप की छोटी और बड़ी रियासतें भी शामिल हो गई थी। इस बड़े इत्तेहाद में जर्मनी और इटली ने फ्रांसीसी कब्जे वाले इलाकों पर हर वक्त कई जगहों से हमला करना शुरू कर दिया। इन हालात में फ्रांसीसी शहंशाह नेपोलियन बोनापार्ट हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठ सकते थे। उन्होंने फौरी तौर पर ऑस्ट्रेलिया पर चढ़ाई कर दी ताकि दुश्मन की तमाम फोर्सेस को इकट्ठा होने से पहले ही तोड़ दिया जाए, उन पर कारी ज़रब लगा दी जाए। दूसरी तरफ रूसी शहंशाह अलेक्जेंडर I ज़ारे रूस एक बड़ी फौज लेकर ऑस्ट्रेलिया की मदद के लिए पहुंच गए। फिर ऑस्ट्रेलिया के दारुल हुकूमत वियना के करीब एक तारीखी हमला हुआ, जिसके अंजाम ने आलमी ताकतों को हैरान कर दिया। वियना से 550 किलोमीटर दूर एक जर्मन शहर ओलम है। ये शहर ऑस्ट्रेलिया के दारुल हुकूमत वियना के दिफाई लाइन था। यहाँ ऑस्ट्रेलिया के एक जर्मन कमांडर मैक तकरीबन 60,000 फौज के साथ दिफाई पोजीशन दिए हुए थे, जबकि उनकी मदद के लिए रूसी फौज जनरल कोटोजोव की कमान में मशरिक की तरफ से आ रही थी। जनरल मैक ने सिर्फ ये करना था कि जनरल कोटोजोव की आमद तक किसी न किसी तरह फ्रांसीसी फौज को रोके रखना था। अगर वो कामयाब हो जाते और रूसी फौज उनकी मदद के लिए आ जाती तो नेपोलियन के लिए शदीद मुश्किलात पैदा हो सकती थी। नेपोलियन ने अक्टूबर 1805 में ओलम पर हमला कर दिया। शहर के आसपास ऑस्ट्रेलियन और फ्रांसीसी फौजों में शदीद झड़पें हुई। इस लड़ाई में कम से कम 2000 फ्रांसीसी फौजी और 4000 ऑस्ट्रेलियन फौजी हलाक या जख्मी हो गए। मुसलसल झड़पों के बाद फ्रांसीसियों ने 30,000 से अधिक ऑस्ट्रेलियन फौजियों को कैदी बना लिया, जबकि जर्मन मैक ने 27,000 फौज के साथ ओलम में मैसूर हो गए। वहां कैदी की तरह वो रहने लगे। नेपोलियन बोनापार्ट ने जनरल मैक को पैगाम भेजा कि अब मुज़ामत का कोई फायदा नहीं है, हथियार डाल दीजिए। जनरल मैक ने जवाब दिया कि अगर 25 अक्टूबर तक मुझसे मदद ना मिली
तो मैं सरेंडर के बारे में सोचूंगा, वरना नहीं। इसके जवाब में नेपोलियन के नुमाइंदों ने जनरल मैक को बताया कि जनाब, जिस रूसी फौज की आमद का आप इंतजार कर रहे हैं वो तो हफ्तों दूर है। इसकी आमद से पहले तो आपकी फौज तबाह हो जाएगी। इस खबर या उनकी खुद की तस्दीक से जनरल मैक बहुत मायूस हो गए। उन्होंने 25 अक्टूबर के बजाय 20 अक्टूबर को ही सरेंडर कर दिया। 27,000 ऑस्ट्रेलियन फौजी शहर से बाहर आए और फ्रांसीसियों के सामने उन्होंने हथियार फेंक दिए। जब जनरल मैक को नेपोलियन के सामने लाया गया तो इस कमांडर ने अपना तारुफ कुछ इस तरह करवाया कि मैं हूँ बदकिस्मत कमांडर मैक। नेपोलियन ने उसके फौजियों के साथ अच्छा सलूक किया, बल्कि उसके जख्मी फौजियों को बहादुरी से लड़ने पर सैल्यूट भी किया। तो दोस्तों, यूं अब नेपोलियन बोनापार्ट अब ओलम शहर पर काबिज हो चुके थे। उन्होंने दुश्मन के 60,000 फौजी जंगी कैदी भी बना लिए थे और 2,200 तोपों पर भी कब्जा जमा लिया था। इसकी वजह से वियना की अहम तरीन दिफाई लाइन अब टूट गई थी और ऑस्ट्रेलियन एम्पायर का दारुल हुकूमत अब नेपोलियन के रहमो करम पर आ गया था। सो नेपोलियन अब तेजी से वियना की तरफ बढ़ने लगे। 14 नवंबर को उसे भी फतह कर लिया। अब उन्हें जनरल कोटोजोव से निपटना था और वो वियना से काफी दूर शुमाल में मौजूद थे। उनके पास 36,000 रशियन और 22,000 ऑस्ट्रेलियन फौजी थे, जिनकी तादाद 58,000 थी। इसके मुकाबले में नेपोलियन के पास 75,000 सिपाही थे। अब नेपोलियन ने जनरल कोटोजोव का मुकाबला करने के लिए उनकी तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। जैसे ही जनरल कोटोजोव और उनकी आर्मी को पता चला कि उन्हें वियना में शिकस्त हो चुकी है, तो उन्होंने भी वियना से दूर हटना शुरू कर दिया। तो सूरत हाल कुछ यूँ बनी कि रूसी कमांडर अब आगे आगे थे और नेपोलियन बोनापार्ट उनके पीछे पीछे थे। जनरल कोटोजोव ने कुछ फौजी दस्तों को पीछे छोड़ दिया ताकि वो फ्रांसीसियों के हमले को थोड़ा रोक सकें और वो अपनी जान बचाकर ज्यादा आगे बढ़ सकें और पोजीशन ले। उनकी ये स्ट्रेटेजिकली कामयाब रही और वो वियना के शुमाल यानी नॉर्थ साइड में 155 किलोमीटर दूर ऑस्ट्रेलियन कस्बों को क्रॉस करके मुश्किल पहाड़ी इलाकों में दाखिल हो गए और वहां उन्होंने फिर दिफाई पोजीशन ले ली। इस दौरान उन्हें 30,000 रूसी फौजियों की मदद भी मिल गई, यानी उनकी कुल तादाद अब फ्रांस से बढ़ गई थी। इस दौरान दोस्तों, नेपोलियन भी एस्कोलेट कस्बे के करीब ही पहुंच चुके थे। जब उन्हें मालूम हुआ कि दुश्मन के पास ज्यादा फौज है, तो उन्होंने रशियन को फंसाने के लिए एक जबरदस्त चाल चली। उन्होंने अपने हजारों सिपाहियों को ऑस्ट्रेलिया में ही अपने कब्जे वाले इलाकों में भेज दिया और इस तरह उनकी फौज की तादाद कम होकर 53,000 रह गई। लेकिन नेपोलियन ने दुश्मन को एक गलत तासुर दिया था कि मेरी फौज बहुत ही कमजोर हो गई है, आओ मुझ पर हमला कर दो। रूसियों को जब मालूम हुआ कि नेपोलियन के पास उनसे बहुत कम फौज है, तो वो फौरी तौर पर यानी खास तौर पर ज़ारे रूस जो वहां पहुंच चुके थे जंग में, वो हमले के लिए तैयार हो गए, यानी वो नेपोलियन के धोखे में आ गए। अगरचे उनके जनरल कोटोजोव ने अपने शहंशाह यानी ज़ारे रूस को मोहताज रहने का मशवरा दिया, लेकिन उनकी सुनी नहीं गई। रूसी शहंशाह अलेक्जेंडर वन दरअसल ये मौका गंवाना नहीं चाहते थे। उन्होंने कोटोजोव के समझाने के बावजूद फ्रांसीसी फौज पर हमले का हुक्म दे दिया। 2 दिसंबर को एस्कोलेट कस्बे के सामने मैदान जंग सजा और रूसी फौज ने 3 हिस्सों में तकसीम होकर मैदान जंग में पोजीशन ले ली। उनके सेंटर वाले हिस्से के पीछे कस्बा था और सामने चंद पहाड़ियां थी। रूसी फौज ने पहाड़ियों पर मोर्चे बना लिए। सेंटर के बाएं तरफ वाले हिस्से के पीछे कुछ तालाब थे जिनमें बर्फ जमी हुई थी। रूसी फौज के सामने नेपोलियन की फौज भी 3 हिस्सों में खड़ी थी, लेकिन उन्होंने जानबूझकर अपनी दाईं तरफ फौज की तादाद बहुत ही कम रखी थी, बल्कि कम दिखाई थी। इस तरह उन्होंने रूसियों को ये तासुर दिया कि उनका दायां हिस्सा इतना कमजोर है कि उसे आसानी से शिकस्त दी जा सकती है। नेपोलियन को यकीन था कि रूसी इस धोखे में भी आ जाएंगे और अपनी फौज के ज्यादा हिस्सों को इस फौज की तबाही के लिए भेज देंगे। इस तरह रूसियों का सेंटर वाला हिस्सा कमजोर हो जाएगा। फिर फ्रांसीसी फौज इस कमजोर सेंटर वाले हिस्से पर हमला करके इसे आसानी से शिकस्त दे देगी। जब सेंटर को शिकस्त हो जाएगी तो उनके दाएं बाएं खड़े दस्ते यानी इत्तेहादी फोर्सेस भी भागना शुरू कर देगी। नेपोलियन ने एक और इंतजाम ये किया था कि अपने पीछे वियना से एक खुफिया फौज और मंगवा ली थी। इस फौज की टाइमिंग इस तरह सेट की गई थी कि जैसे ही जंग शुरू हो, ये फौज
दाईं साइड की जिसे नेपोलियन ने जानबूझकर कमजोर रखा था उसे ज्वाइन कर ले। इसे रूसी हमला शुरू होने के बाद फ्रांसीसी फौज का दायां हिस्सा मजबूत हो जाना था। तो इस प्लानिंग के साथ ये आमने सामने की सब बंदी यानी बराबर के मुकाबले की जंग हो गई। यहाँ ये बात जान ले दोस्तों कि जंग के मौके पर नेपोलियन के अलावा रूसी शहंशाह अलेक्जेंडर वन और ऑस्ट्रेलियन शहंशाह फ्रांसिस टू भी मौजूद थे। इसलिए इस जंग को 3 शहंशाहों की जंग भी कहा जाता है, द बैटल ऑफ 3 एम्पायर। दोस्तों, नेपोलियन ने लड़ाई से पहले अपने सिपाहियों को एक पैगाम भी पहुंचाया। उन्होंने कहा कि अगर तुम दुश्मन की सफ़े उलट दोगे तो मैं दुश्मन की फायरिंग रेंज से दूर रहकर कमान करूंगा, लेकिन अगर मुझे एक लम्हे के लिए भी ये लगा कि फतेह मुश्किल है तो तुम देखोगे कि तुम्हारा शहंशाह अगली सफ़ों में खड़ा है और लड़ रहा है। उन्होंने ये भी हुक्म दिया कि कोई भी जवान जख्मियों को ले जाने के बहाने अपनी सफ़े नहीं छोड़ेगा। हर सिपाही को मालूम होना चाहिए कि इंग्लैंड यानी इन बरतानिया के किराए के फौजियों पर फतेह पाना बहुत ज़रूरी है, जो हमारी कौम से नफरत करते हैं। बरतानिया के किराए के फौजियों से नेपोलियन की मुराद यही इत्तेहादी फोर्सेस ममालिक थे जिनसे वो जंग कर रहे थे। वो इन्हें इसलिए किराए के फौजी कहते थे कि बरतानिया इनमें सबसे अमीर मुल्क है और वो ये समझते थे कि ये तमाम ममालिक बरतानिया की मदद के बगैर लड़ ही नहीं सकते। तो नेपोलियन का ये फौजी पैगाम तमाम फौजी यूनिट्स को पढ़कर सुना दिया गया। सिपाहियों में नया जोश और जज्बा पैदा हो गया। वो अपने शहंशाह के लिए कट मरने के लिए तैयार हो गए। तो इस नए जोश और जसारत के साथ फ्रांसीसी फौज ने अब जंग शुरू की। लड़ाई का आगाज सुबह 7 बजे हुआ, जब आसमान में अभी धुंध फैली हुई थी। पहले इत्तेहादियों के तोपखानों ने फ्रांसीसी फौज पर शदीद बमबारी शुरू कर दी। इसके बाद इत्तेहादी फौजियों ने बंदूकों से जो रंगीनों से लैस थीं, उनसे फ्रांसीसी फौज के उसी कमजोर हिस्से पर हमला करने के लिए पेशकदमी की और भरपूर हमला किया। उन्हें यकीन था कि अगर वो जल्द ही फ्रांस फोर्स का सफाया कर देंगे, लेकिन हुआ ये कि इस दौरान वो फ्रांसीसी फौज पहुंच गई जो वियना से खुफिया तौर पर बुलाई गई थी। इस फौज की आमद से नेपोलियन का दायां बाजू फिर से ताकतवर हो गया। नेपोलियन के बाएं साइड भी दोनों तरफ से जंग शुरू हो गई थी, लेकिन रूसी फौज का सेंटर आगे नहीं बढ़ रहा था क्योंकि उसके ज्यादा फौजी फ्रांसीसी फौज के दाएं दस्ते की तरफ जा चुके थे। इसलिए सेंटर वाली इत्तेहादी फौज सिर्फ दिफाई पोजीशन लिए हुई थी और इससे हमले की ताकत भी नहीं रही थी, जबकि उनके सामने खड़ी फ्रांसीसी फौज तादाद में उनसे कहीं ज्यादा थी। नेपोलियन को सिर्फ धुन छटने का इंतजार था। जैसे ही धुन छटी वैसे ही नेपोलियन ने अपनी सेंटर वाली फौज को आगे बढ़ने का हुक्म दिया और कमजोर इत्तेहादी फौज यानी रशियन पर हमला कर दिया। फ्रांसीसी फौज ने पहले पहाड़ियों पर कब्जा किया, फिर सेंटर वाली फौज को भी पसपा कर दिया। सेंटर वाली फौज को पसपा होते देख दाएं और बाएं वाली इत्तेहादी फौज भी भाग खड़ी हुई, लेकिन इत्तेहादियों का वो हिस्सा जो नेपोलियन के दाईं तरफ था उसे पीछे हटने के लिए बर्फ के तालाब को पार करना था। जब ये फौजी भागते हुए उस बर्फ से गुजरने लगे तो फ्रांसीसी तोपखाने ने उन पर तोप के गोले बरसाना शुरू कर दिए। ऊपर तले बारूद के गोले जब तालाब की जमी बर्फ पर गिरे तो बर्फ टूट गई। बहुत से सिपाही या तो तालाब में गिर गए या तालाब पार करने के चक्कर में अपने घोड़ों और तोपों के साथ गर्क हो गए। चुनांचे किसी न किसी तरह दर्जनों सिपाही तालाब पार कर गए। इस जंग में 15,000 रूसी फौजी और ऑस्ट्रेलियन हलाक हो गए। 11,000 को गिरफ्तार कर लिया गया। इसके अलावा नेपोलियन की फौज ने सिर्फ 9,000 जानें गंवाई। एस्कलोट की जंग नेपोलियन ने जीत ली थी। ये एक फैसला कुन जीत थी। फ्रांस के खिलाफ जो फौजी इत्तेहाद बना था वो वक्ती तौर पर अलग हो गया। जंग के बाद वियना के मशरिक में 80 किलोमीटर दूर प्रेस्पर शहर, जो कि अब स्लोवाकिया का हिस्सा है, वहाँ एक मुआहदे पर दस्तखत हुए। ये मुआहदा नेपोलियन बोनापार्ट और ऑस्ट्रेलियन शहंशाह फ्रांसिस टू के बीच तय पाया। इस मुआहदे में ऑस्ट्रेलियन ने फ्रांस के खिलाफ फौजी इत्तेहाद से अलहदगी इख्तियार कर ली। इटली के शहर वियना समेत वो इलाके जो ऑस्ट्रेलिया के पास थे वो सभी फ्रेंच एम्पायर और उसके ज़ेरे असर सेंट्रल रियासत को दे दिए गए। नेपोलियन ने 4 करोड़ तावान यानी जंगी जुर्माना भी ऑस्ट्रेलिया के जिम्मे लगाया, जो उसने अदा करने का वादा कर लिया। नेपोलियन ने फ्रांसिस को इस बात पर भी मजबूर कर दिया कि होली रोमन एम्पायर के टाइटल से दस्तबरदार हो जाए। 6 अगस्त 1806 को शहंशाह ने ये टाइटल छोड़ दिया। अब वो सिर्फ
फ्रांसिस वन के नाम से ऑस्ट्रेलियन एम्पायर के हुक्मरान रह गए थे। यूं यूरोप की कदीम तरीन होली रोमन एम्पायर, जो कि अलामती तौर पर ही कायम थी, वो भी अपने अंजाम को पहुंच गई, यानी खत्म हो गई। इस सब के बदले में ऑस्ट्रिया के दारुल हुकूमत वियना उन्हें वापस कर दिया गया। एसोलेट की फतेह ने फ्रांस को यूरोप की सबसे बड़ी ताकत बना दिया था। ताहम दोस्तों, प्रेस पर मुआहदे के बाद भी लॉन्ग टर्म में ऑस्ट्रिया और दीगर यूरोपीय ताकतों से फ्रांस की जंगें अभी खत्म नहीं हुई थी। ये चंद सालों बाद दोबारा शुरू हो जाती थी। 1809 में फिर एक बार नेपोलियन ने वियना को फतेह किया और फिर एक मुआहदे के तहत इसे ऑस्ट्रिया को वापस कर दिया। 1805 से 1812 तक, यानी तकरीबन 7 साल तक नेपोलियन ने बहुत सी फतोहात हासिल की। 1812 में दोस्तों सूरत हाल ये थी कि जर्मनी, इटली, नीदरलैंड, लक्समबर्ग, पोलैंड और स्पेन का बड़ा इलाका फ्रांस के कब्जे में आ चुका था। ये तमाम इलाके या तो फ्रेंच एम्पायर का हिस्सा थे या फिर वहाँ पे फ्रांस की कठपुतली रियासत थी। नेपोलियन ने इनमें से बहुत सी रियासत अपने भाइयों और रिश्तेदारों में बांट दी थी। उनके एक भाई जोसेफ बोनापार्ट स्पेन के बादशाह बन गए। एक और भाई को हॉलैंड, या जिसे हम नीदरलैंड कहते हैं, उसका बादशाह बना दिया गया। एक तीसरे भाई जो रानी बोनापार्ट को जर्मनी के वेस्ट फॉल्किया के बादशाह बना दिए गए। नेपोलियन ने अपने एक और ब्रदर इन लॉ जोचन मोराल को इटली की रियासत नेपल्स का हुक्मरान बना दिया। इस तरह जोचन मोराल की बीवी और नेपोलियन की बहन कॉरेलम नेपल्स की मलिका बन गई। यूं उनकी एक और बहन अलीजा बोनापार्ट एक और अतालवी रियासत टेस्लिनी की मलिका बन गई। नेपोलियन की मां लेटिजिया बोनापार्ट को शहंशाह की मां होने की वजह से मैडम मैरी कहा जाने लगा, लेकिन उन्हें दुनिया की खुशकिस्मत लेडी, द हैप्पीएस्ट लेडी इन द वर्ल्ड भी कहा जाता था, क्योंकि उनके ज्यादातर बच्चे बादशाह या मलिका बन चुके थे। मगर इस खुशकिस्मत माँ को हमेशा खतरा लगा रहता था कि उनकी इतनी ज्यादा खुशियों को किसी की नजर लग गई तो क्या होगा, कुछ कहीं गलत ना हो जाए। जब भी नेपोलियन किसी फौजी मुहिम पर जाते तो मैडम मैरी उनके हर खत को डर डर के खोलती थी कि कहीं इनमें से नेपोलियन की मौत की खबर ही ना निकल आए। फिर ये हुआ दोस्तों कि उनकी खुशियों को वाकई किसी की नजर लग गई और उनके बच्चे जो कि बादशाह बन चुके थे वो धीरे धीरे जवाल का शिकार होने लगे। दोस्तों ये क्या कहानी थी? दोस्तों ये सारी कहानी हम आपको अगले व्लॉग में बताएंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। आपका दोस्त नवाज खान।